आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस के लिए सिर्फ 4-5 दिन बचे हुए हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से कैंपेन करें। सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का कल हमने जेडीएस के वहां के जो कैंडिडेट है उनके लेफ्टिनेंट जनरल कलीम पाशा का इंटरव्यू हमने पब्लिश किया था। आज हमारे साथ फॉर्चुनेटली सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट अब्दुल हन्नान, जो इससे पहले कर्नाटक का एसडीपीआई के स्टेट के प्रेसिडेंट थे, अब नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, वो वहां पे कंटेस्ट कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग ये है कि कर्नाटका की जो हम डेमोग्राफिक अगर हम देते हैं माइनॉरिटी का जो सबसे बड़ा बेस सर्वज्ञ नगर में है, ऐसे ही एसडीपीआई का भी एक बड़ा फैन बेस, उनके फॉलोअरशिप जो उनको कैडर कहते हैं वो भी वहीं पर है। इन्हीं से बात कर अब्दुल हन्नान साहब के साथ कि इनका कैंपेन कैसे चल रहा है, इससे बात करते हैं। हन्नान भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। सबसे पहले ये बताइए, 5 दिन इलेक्शन मैक्सिमम, अब तक आपका कैंपेन का सफर कैसा रहा है? मेरा कैंपेन का सफर सिर्फ 5 दिन का बाकी है। बाकी अब पूरा मुकम्मल कर लिया हूं। अभी मेरा जो कैंपेन है उसमें सिर्फ उलमा का एक रोल बाकी है। उलमा अगर चाहते हैं कि हर 5 साल में एक मर्तबा एक नुमाइंदगी बढ़ा लें तो उनके लिए बेहतरीन मौका है सर्वज्ञ नगर। हिम्मत करके, विजडम करके, लोगों को कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड करेंगे, जरूर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी उलमा के हक में आएगी, मेरे हक में आएगी, एसडीपीआई के हक में आएगी और अवाम के हक में आएगी। ओके सर, अगर 15 साल पहले तक की बात करें, लोगों के पास एक स्टैंडर्ड पॉलिटिकल पार्टियां होती थी, कांग्रेस, बीजेपी, जनता परिवार। लेकिन पिछले 15 साल में द एमरजेंस ऑफ आम आदमी पार्टी एंड एमरजेंस ऑफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को अगर हम देखें तो बड़े बड़े पार्टियों को आप लोगों ने नाक में दम करके छोड़ दिया है। मैं देखूं तो इंडिया में कहीं भी एक एमएलए तक भी नहीं है। ऐसा क्या ताकत है एसडीपीआई में कि बीजेपी के पीएम होम मिनिस्टर तक एसडीपीआई के बारे में बात करते हैं? पहले जो पार्टी थी कांग्रेस, फिर उसके बाद बीजेपी का तो एक लंबा सफर आपको मालूम है। लेकिन जैसे ही मस्जिद की शहादत हुई उसके बाद मस्जिद की बात, बाबरी मस्जिद की, वहां से रीजनल पार्टीज को एक स्कोप मिला जी। आप जब देखेंगे जेडीएस, इसी तरीके से आप बिहार में देखेंगे, यूपी में देखेंगे, वेस्ट बंगाल में देखेंगे, रीजनल पार्टीज को एनकरेजमेंट मिला क्योंकि कॉन्फिडेंस जो कांग्रेस के ऊपर था वो हिट गया। जब कांग्रेस नहीं है तो अल्टरनेट क्या है? रीजनल पार्टीज को स्कोप मिला। लेकिन हमने देखा कि रीजनल पार्टीज भी जब भी मौका मिला है नेशनल पार्टीज के साथ इस तरीके से अलायंस करते हैं जिसका कोई डिसिप्लिन नहीं होता। छोटे छोटे चीजों के लिए इख्तिदार की ख्वाहिश में वो जाके अपने आइडियोलॉजी को छोड़कर एड्रेस कर देते हैं। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने 3 इयर्स का एक जर्नी किया। वो हमारा पॉलिटिकल टूर था। वो पॉलिटिकल टूर में हमने रिटायर्ड पॉलिटिशियंस और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं और जितने भी मीडिया जर्नलिस्ट हैं उनसे हमने स्टडी किया कि एक्चुअल यहां पर बेसिक कम्युनिटीज अगर फुलफिल होना है, रिप्रेजेंटेशन अगर मिलना है और इक्वल शेयर अगर मिलना है, बजट के अंदर अगर उनके अंदर इस सही तरीके से तकसीम अगर होना है तो उनको एजुकेट करके, ऑर्गेनाइज करके, फिर उनको एम्पावर करके ही हम ये चीज हासिल कर सकते हैं। तो ये जो रीजनल पार्टीज का जो इमरजेंस हुआ उसमें एक चीज आपको अगर देखेंगे, जिस तरीके से आपने बताया एसडीपी और आम आदमी का नाम लिया आपने, तो आम आदमी इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये एंटी करप्शन इसका एक सब्जेक्ट था। इसमें वहां पर बैठकर जंतर मंतर में और दिल्ली में जिस तरीके से करप्शन के खिलाफ उन्होंने लॉबी चलाई, लोकपाल जन आंदोलन, लोकपाल के ताल्लुक से, उसके बाद उनके अंदर किस तरीके से पॉलिटिकल सोच पैदा हुई, फिर किस तरीके से अन्ना हजारे और ये हमारे अरविंद केजरीवाल डिवाइड हुए। यहां पर हम देखने की जरूरत है। इनके जब सब्जेक्ट्स एंटी कम्युनल सब्जेक्ट्स आते हैं, मतलब कम्युनल सब्जेक्ट्स को लेकर एड्रेस करने की जब बात आती है उस वक्त में एड्रेस नहीं करेंगे। सिर्फ करप्शन के नाम पर ये सामने आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला कम्युनलिज्म है। एक सेक्युलर मुल्क में कम्युनलिज्म का क्या काम है? ऐसे वक्त में वो बात नहीं करेंगे। कितने बुलडोजर्स केजरीवाल के अंडर में, उनके पावर के अंडर में कितने बुलडोजर्स चले हैं, ये हमारे सामने है। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये कैडर बेस बोलते हैं, लेकिन इसका अवामी मास मूवमेंट क्या है? दलित, मुस्लिम्स, ओबीसीज इसका फोकस एरिया है। इसलिए फोकस एरिया है, सबसे ज्यादा इनको साइडलाइन किया गया है, सबसे ज्यादा इनके इश्यूज हैं, इसलिए हमने प्रायोरिटी में वो सब्जेक्ट को लिया है। लेकिन ये जो पार्टी है ये हिंदुस्तान की पार्टी है, सोशल भी है,
डेमोक्रेटिक भी है, पार्टी भी है और इंडिया की भी। सर, आप जिन मार्जिनलाइज सोसाइटी को कॉन्सेंट्रेट करके आप बात करें सर, लेकिन प्रेमा फेसी लोगों का यह मानना है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुसलमानों में कट्टरपंथ को बढ़ावा देती है। ये एक माइनॉरिटी बेस्ड पार्टी है जो सिर्फ नाम के लिए 5-10% ऐसे लोगों करके जो बड़े चेहरे भी नहीं हैं, इनका काम है आरएसएस का नाम लेना, मुसलमानों की ताईद को हासिल करना, पॉलिटिक्स में कामयाबी हासिल करना। ये कट्टरपन उस वक्त में आया जब हम बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हमने अवाम के अंदर बेदारी लाई, उस वक्त में हमारे ऊपर कट्टरपन आया। इसी तरीके से जब माइनॉरिटी बजट के लिए जब हम डिमांड करते हैं, अग्रेसिवली हम उसको एड्रेस करते हैं, उस वक्त में हमारे ऊपर कट्टरपन की बात आई। जब स्कार्फ पहन के कॉलेज को जाने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको जाने के वक्त में जब मीडिया कांग्रेस से पूछता है तो कांग्रेस का लीडर बोलता है हम उस पर बात नहीं करेंगे। उस वक्त में जब हम अग्रेसिव इस पर बात करते हैं तो हमारे ऊपर कट्टरपन की बात आती है। हमारे ऊपर जो कट्टरपन आ रहा है ये कौन लगा रहे हैं? ये कांग्रेस के सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर्स लगा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से वो जकड़े हुए हैं, उनका हाई कमांड उसे एड्रेस करने नहीं देता और हम उसको एड्रेस कर देते हैं तो इनकी पतली हो जाती है। तो ये हमारे ऊपर एक लेबल है, लेकिन अवाम क्लियर है इसके ताल्लुक से। सर, इसलिए आपको कट्टरपंथ वन साइडेड इसलिए कहते हैं कि हमने देखा है, आप कहते हैं कि आप सोशल भी है, डेमोक्रेटिक है, इंडिया की एक पार्टी भी है, लेकिन जब इश्यूज जिसलिए आप रास्ते पे उतरते हैं, हमने देखा प्रवीण नेतारू का मर्डर हुआ, हर्षा का सब हुआ, तब आप नहीं उतरते। आप तभी उतरते हैं जब मुसलमानों पे हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पे करते हैं, तब लोगों में एक माइंड आता है ये हमारे मुसलमानों की पार्टी। सोशल ये भी एक रीजन है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया किसी भी कत्ल के खिलाफ है। हर एक कत्ल को हम इंसानियत का कत्ल समझते हैं। कोई भी एक इंसिडेंट होता है, क्राइम होता है, तो उसको कानूनी लड़ाई के जरिए से ही इंसाफ को हासिल किया जा सकता है। लेकिन किसी एक चीज को पकड़ के उसे मीडिया ट्रायल चलाना, ब्रांडिंग करना, हमारे ऊपर इल्जामात लगाना, ये जो है बहुत खतरनाक चीज है। ये ट्रायल खत्म होना चाहिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया किसी भी इंसान के कत्ल के खिलाफ। सर, हमने देखा है कि कई कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अपनी स्पीच में कहते हैं कि इंडिया के दो पॉलिटिकल पार्टियां मुस्लिम के MIM एक SDP एक है, जिनके बारे में बीजेपी सॉफ्ट स्टैंड लेती है। उसका एक रीजन ये है कि आज तक इन पे ना कोई IT रेड हुआ, ना ED का रेड हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट करती है। MIM का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी किसी भी स्टेज पर हमारे खिलाफ दो बोल नहीं बोलेंगे तो पूरे प्रोग्राम का डाइजेशन ही नहीं होगा। आपका भी वही है सर, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो आपका भी डाइजेशन कहां होता है? नहीं, सिर्फ हम बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते, बीजेपी के अट्रॉसिटीज के बारे में, बीजेपी के एंटी पीपल पॉलिसीज के बारे में, कांग्रेस के एंटी पीपल पॉलिसीज के बारे में हम जो है पूरे बीजेपी के बारे में हम ब्लेम नहीं करते। बीजेपी इंडिया की एक पार्टी है, कांग्रेस भी इंडिया की एक पार्टी है। किसी भी पार्टी को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करके अवाम की खिदमत करके इख्तियार में आने का डेमोक्रेटिक राइट है, एब्सोल्युटली। लेकिन जो प्रोपेगेंडा जिस तरीके से मस्जिद के खिलाफ, अजान के खिलाफ, हिजाब के खिलाफ, हलाल के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ, हमारे बजट के खिलाफ, हमारे स्कीम्स के खिलाफ, हमारे कल्चर के खिलाफ जब बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि यह नहीं होना चाहिए। हम किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं, पार्टी की एंटी पीपल पॉलिसीज और उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ। अच्छा सर, आपने देखा है कि जब भी मुसलमान कौम की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, या तो हम पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं या हम उलमास के पास जाते हैं अपने सोल्यूशंस को ये करने लेने के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है जिस हालात दौर से मुसलमान के 25-30 करोड़ गुजर रहे, एक थिंक टैंक बनाने का एक वक्त आ गया है, एक उमाई दीन की मैं अगर बात, इंटेलेक्चुअल्स की बात करूं कि इनमें सेलेक्ट किया जाए, क्या वक्त आ गया? क्या SDPI, क्योंकि आपने कहा कि 3 साल हमने रिसर्च किया, फिर हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, क्या कौम में भी उस चीज की जरूरत है थिंक टैंक की? नहीं, तमाम चीजें सोचकर ही हमने एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया है। ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म एक पार्टी नहीं है, ये एक तहरीक है। इस तहरीक के अंदर थिंक टैंक भी है, वर्कर्स भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी है, ब्रेन्स भी हैं, हैंड्स भी हैं, हमारा जो है बैंक बैलेंस भी है, ये तमाम चीजें हैं। मैं उलमा इकराम से एक रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा रिक्वेस्ट क्या है, आप जो भी यहां पर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और कम्युनिटी इंटरेस्ट में कुछ काम करना चाहते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए, हमारे प्लेटफॉर्म से डिसीजंस लीजिए। हर 5 साल में आने वाले एक इलेक्शन में
क्या हम अपने पूरे मैकेनिकल और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए से एक रिप्रेजेंटेटिव इंक्रीज नहीं कर सकते? क्या इतनी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है? क्यों हम अपने वोटर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते? क्यों पॉलिटिकल लीडर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते? हर पार्टी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कर रही है, अलग अलग पार्टियों में रहते हैं, लेकिन स्वामी के पास, एक मठ के पास जाके बैठ के अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस को सामने रखते हैं, उसमें से एक सोल्यूशन लेके निकल जाते हैं। उसके बाद उनको पार्टी अलग चीज रहती है, वहां का एक पॉलिटिकल मैकेनिज्म अलग चीज रहता है। लेकिन यहां पर मैं देखता हूं पॉलिटिक्स के नाम पर 5 साल में जो अवाम के अंदर रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट का एग्जिस्टिंग एमएलए के खिलाफ या मिनिस्टर के खिलाफ जो एक गुस्सा रहता है, वो गुस्से को निकालने से पहले इतना उबाल के पानी इतना डाला जाता है, इतना डाला जाता है कि आप बीजेपी आएगी, मुंह भी बंद करो, दिमाग भी बंद करो, आंख भी बंद करो, सीधा जाके बटन दबा दो। किसको बटन दबा रहे हैं? क्या आगे मुंह दिखाएंगे? मिल्लत जब बिलक रही थी लॉकडाउन के वक्त में, डीजे केजे के वक्त में, कोविड के वक्त में, रिजर्वेशन के वक्त में, स्काफ के मामले में, हलाल के मामले में, झटके के मामले में मुसलमानों को जब टार्चर दिया गया था, उसका हिसाब किताब करने का यह वक्त है। लेकिन उस वक्त में रूलिंग पार्टीज और एग्जिस्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स खामोश रहे, उनकी खामोशी का इलाज करने का यह टाइम है। ऐसे वक्त में उलमा जब सामने आते हैं तो थोड़ा बहुत और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। उलमा को आना चाहिए, उलमा को क़ियादत करना चाहिए, उलमा ही की यह जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ बीजेपी का डर दिखाना मरने से पहले मर जाने की अलामत है। तो मेरी ये गुजारिश है कि 2-4 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी आप उलमा इकराम सेलेक्ट कर लें, जिसको लैबोरेटरी बना लें, जिसमें ट्रायल करें, हमारे जैसों से मशवरा करें, हमारे जैसों से खिदमत लें, हमें काम दे, हमें जिम्मेदारी दे। मैं उलमा से अपील करूं। सर, मैं इसी के साथ एक सवाल जोड़ना चाहता हूं। आपने सही कहा। कल मैं जेडीएस के लीडर कलीम पाशा का इंटरव्यू करा था। मेरे एक सवाल के जवाब में उन्होंने मुझे कहा कि ज्यादातर इंडिया में कांग्रेस की सरकार रही है, पूरे 5 साल कांग्रेस को उलमा कोसते हैं, गाली देते, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन जब इलेक्शन आता है पता नहीं उलमा किराम को क्या हो जाता है, बोलते हैं नहीं भाई एक बार इनको डालना सो, इनको नहीं डाले तो दूसरी आ जाती बोल के। क्या आपको लगता है हन्नान भाई, उलमा इकराम को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहिए आपके हिसाब से, या नहीं आना चाहिए? नहीं, उलमा की नीयत बहुत अच्छी है, उलमा का गोल भी बहुत अच्छा है, लेकिन उलमा को एक करेक्ट अल्टरनेट नहीं मिलता। एक तरफ से बीजेपी को भी हराए और दूसरा ये जो करप्ट और एंटी पीपल जो भी रिप्रेजेंटेटिव सो कॉल्ड सेक्युलर जीत गया है उसको भी हटाए, इसके लिए एक अल्टरनेट नहीं मिलता। लेकिन वो अल्टरनेट हम जैसी तहरीकों से जो निकल के आते हैं, 15 साल 20 साल खिदमत करके, अवाम की खिदमत करके, रिलीफ का काम करके, सैक्रिफाइस देके, सेल्फलेस सर्विस के साथ जो एक 20 साल रिकॉर्ड रख के जब सामने आते हैं, तो हमारे जैसों को आशीर्वाद देना, मौका देना आपकी जिम्मेदारी है, वरना इसके बारे में बहुत बड़ी सवाल अवाम भी करेगी और फिर क़यामत में भी इसके ताल्लुक से बहुत बड़ा सवाल होगा। सर, ये सर्विस की बात तो मैं खुद मानता हूं, मैंने देखा है, मैं भी साथ में काम किया हूं, लेकिन क्यों आप फेल होते हैं उस सर्विस को वोट में कन्वर्ट के लिए कि पेट में दर्द आओ एसडीपीए को फोन लगाओ, लेकिन बटन जब इलेक्शन में दबाने का आता है, मालूम है एसडीपीए काम करें, क्यों फेल हो रहे? क्यों? क्या डर लगता है लोगों को आपके बारे में? आपका डर है? हाँ, ये कर्नाटका के अंदर स्पेशली गुज़िश्ता 2018 के बाद ये एक माहौल बन गया था, क्योंकि 2018 में जब सरकार थी, सिद्धरामैया की जो सरकार थी, वो सरकार को एक और मर्तबा लाने के लिए और अलग अलग जो उनके स्कीम्स थे उससे फायदा उठाने के लिए, और सिद्धरामैया जिस तरीके से डेयरिंग के साथ एड्रेस करते हैं, बात करते हैं, इसके लिए ये एक चीज आ गई थी कि तमाम चीजें अच्छी होने के बावजूद भी सिद्धरामैया सरकार एक मर्तबा लाएंगे बोलकर एक ख्याल था। लेकिन जैसे ही 17 एमएलएस, 14 कांग्रेस के, 3 जेडीएस के, इनके ही राइट लेफ्ट में रहने वाले और सिद्धरामैया के ताल्लुक से सुबह से शाम तक तस्बीह करने वाले जब एमएलएस बहुत ही प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ, इन्हीं के डायरेक्शन से जब बीजेपी को गए, तब समझ में आया अवाम को कि कांग्रेस क्या है, सिद्धरामैया क्या है, और हमारी मेहनत से जब तक हम रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बना लेंगे उस वक्त तक इन पर भरोसा करके 5-5 साल वेस्ट करने के लिए अब कोई तैयार नहीं है। ओके, आप सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, जहां से आप अपना इलेक्ट्रल खिस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं।
15 साल के वहां के इनकम्बेंट एमएलए हैं मिस्टर केजे जॉर्ज, सीनियर कांग्रेसमैन है, राजीव गांधी के दोस्त है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। वो जाते हैं तो सीएम तक उठ के खड़ा होता है। ऐसे पहाड़ के सामने आप खड़े हैं। आपको क्या लगता है वहां की जो 15 साल का उनका, मैंने देखा तक वो कहते एक स्पीच में, मैंने इतना ज्यादा काम कर दिया है कि मैं बोल नहीं सकता, इसलिए मैंने वेबसाइट में सब डाल दिया, आप वेबसाइट देख लो। आपका क्या नजरिया? आपने सही कहा, वो एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह है। पहाड़ ना बोलता है, ना किसी को उसका फायदा है, और पहाड़ दूर से बहुत बड़ी चीज नजर आता है। लेकिन जब हमने कोविड के वक्त में उनको आजमाया, बीजे हल्ली केजे हल्ली के फसादात के बाद हमने उनको आजमाया, मुस्लिम रिजर्वेशन जब निकाला गया उस वक्त में हमने आजमाया, स्कार्फ निकालकर उसी सर्वज्ञ नगर की बच्चियां बिलबिलाती हुई जब स्कूल के बाहर हेचम की डांट खाते हुए नजर आई उस वक्त में हमने आजमाया, हलाल और झटके के नाम पर हमने आजमाया, मदरसों के खिलाफ बोलते हुए हमने आजमाया, उलमा की और दाढ़ी खींचकर जब टार्चर किया गया, जलील किया गया, हमने उस वक्त में आजमाया। होली के मौके पर पर्दा नशीन एक मेरी बहन को पीछे से कलर का एक पॉकेट भिड़का कर मारा गया, उस वक्त में मैंने आजमाया। मीडिया वाले भी वो बिलबिलाती हुई मजलूम लड़कियों का मजाक उड़ा रहे थे, मैंने उस वक्त में आजमाया, पब्लिक ने आजमाया। ये पहाड़ से सर्वज्ञ नगर को कोई फायदा नहीं है। पहाड़ नहीं चाहिए, यहां एक खिदमत चाहिए, खादिम सर्वेंट चाहिए, और वो सर्वेंट के तौर पर पूरी अवाम, चाहे वो टेमिलियंस हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, दलित हो, मुसलमान हो, उलमा हो, नौजवान हो, पहली मर्तबा वोट करने वाले भी मेरे ताल्लुक से फिक्रमंद हैं, मुझे वोट करेंगे। सीरियल नंबर 6 गैस का सिलेंडर। ओके सर, आजकल के नौजवानों में बेदारी है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कई सारा आ गया है, वो ऐसे ही सिंबल देख के वोट नहीं करते। अब हमारे पास ऑप्शन है, वहां के जो कांग्रेस के आज भी जो मुस्लिम कम्युनिटी, अगर हम बात करें 1,50,000 तक के जो वोट सर्वज्ञ नगर में है, कई ज्यादा तबका जो सर्वे हम देख रहे हैं हाथ के साथ ही नहीं, उनको देंगे तो बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी का खौफ दिखाकर। 15 साल का ये चेंज क्या उलमा कर सकते हैं, करेंगे? नहीं, उलमा और फेडरेशंस को मैं जब देखता हूं, ये लैपटॉप डालकर प्रेजेंटेशन जो डाल के पीपीटी डाल के जब प्रेजेंट करते हैं, कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान में 2000-3000 का जो डिफरेंस का जो चार्ट दिखाते हैं वो सही है। सर्वज्ञ नगर में बीजेपी का क्या लेना देना है? बीजेपी बहुत दूर है, और मुस्लिम वोट, क्रिश्चियंस वोट और दलित वोट जब इकट्ठा हो रहे हैं तो जॉर्ज नॉन मुस्लिम्स वोट की तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं। तो नॉन मुस्लिम वोट किधर डिवाइड होगा? ये दोनों में डिवाइड होगा, बीजेपी और कांग्रेस डिवाइड होगा। मेरे साथ मिल्लत का पूरा तबका मेरे साथ है, और मैं तमिल क्रिश्चियंस को मैंने टारगेट किया है, उनसे अप्रोच हुआ है, वो मेरे लिए वॉलंटरी काम कर रहे हैं, मेरे लिए काम कर रहे हैं। उसके पिक्चर्स हैं जिसे मैं आपको दिखाता हूं, जो मेरी तरफ से काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से दलित भाई, चूंकि हम पुलिकेशी नगर में भास्कर प्रसाद साहब को हमने वहां पर कंटेस्ट कराया है, उनका जितना भी नेटवर्क है वो मुझे इधर ही काम कर रहा है। तो इस तरीके से जब हमने कोविड के वक्त में रिलीजियस को छोड़कर उनके कल्चर और डिसिप्लिन के तहत हमने जो फनरल्स और उनके लास्ट राइट्स को हमने मेंटेन किया, इतना इफेक्ट हुआ है। और गवर्नमेंट स्कीम्स जब हम की डेलीज तक पहुंचाने के लिए जब हम जाते हैं तो उनका मजहब नहीं देखते, जब उनको हम पॉलिटिकल फेवर करने जब जाते हैं तो हम उनका मजहब नहीं देखते। ये मजहबी पार्टी नहीं है, हमारा मजहब है, हम अपने मजहब पर 100% रहेंगे, लेकिन दूसरे मजहब और कल्चर का उतना रेस्पेक्ट है जो उनको कन्विंस हो गया। ये मीडिया में जिस तरीके से समझाया जाता है ऐसा नहीं है, अवाम हमारे साथ है। लेकिन यहां पर अलग अलग पार्टी के लोग भी खड़े हैं, बहुत सी पार्टियों के लीडर्स ऐसे हैं जिनको कौन खड़ाए हैं, कई को खड़ाए हैं, उनको भी मालूम नहीं है। चंद पार्टियों के लीडर्स ऐसे हैं जिनका तस्करा आप कर रहे थे, उनको वो तो इंटरव्यू में नहीं आएंगे, वो किसी और को भेजेंगे, और वो जो बात करेंगे वो उनके ही 15 साल के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके सरपरस्त थे, उनके खिलाफ बात करेंगे। क्या लेन देन में गुस्सा हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया, मुझे तो नहीं मालूम है। जब इख्तिदार में रहते हैं उस वक्त में बात करना कैसा है, वहां से बाजू आके बैठ के बात करना कैसा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ओके हन्नान भाई, अगर समझिए मैं एक सर्वज्ञ नगर का वोटर हूं, अगर मुझे डिसाइड करना है कि हाँ मुझे अब्दुल हन्नान को वोट करना है,
कौन से पैरामीटर से जिन पे मैं डिसाइड कर सकता हूं कि हाँ सबसे कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, सेक्युलर, आम आदमी पार्टी हटके मैं हाँ एसडीपी को वोट करूं, किन पर ये वोटर्स को बताइए। मैं अब्दुल हन्नान, मेरा क्वालिफिकेशन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी हूं। मैंने स्टूडेंट लाइफ के बाद से मुस्तकिल पॉलिटिकल एक्टिविज्म में, सोशल एक्टिविज्म में मेरी कुर्बानियां हैं और मैंने फ्यूचर मेरा जो है वो खिदमत है। मेरा जो आखिरी राइट है वो भी मेरा खिदमत है और मैं ये मुस्तकिल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। 20 साल मेरी खिदमत आपके सामने है। ये जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, इसको बनाने में, संवारने में पहले दिन से मैंने भी हाथ बटाया है और जो कुर्बानियां मेरे कैडर्स दे रहे हैं वो कुर्बानियां आपके पास है। और हम जिस जगह कंटेस्ट कर रहे हैं, बेंगलुरु ही की बात लीजिए, 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 28 में 20 असेंबलीज में एसडीपी अपना बेस रखती है, स्ट्रक्चर रखती है। हम 10-10 हजार से ज्यादा वोट हम ले सकते हैं, लेकिन किसी ने हमारे को तरगीब नहीं दी है। हमारे को भी दिमाग है, हम भी जो है पॉलिटिकल एक्टिविज्म कर रहे हैं। हम बैठ के चर्चा किए, एनालाइज किए, थिंक टैंक की जो बात करते हैं, हम बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचकर सिर्फ 2 जगह, पुलिकेशी नगर और सर्वज्ञ नगर, वो भी ऐसी जगह जिसमें हजारों हमारे कैडर्स हैं। और गुज़िश्ता बीबीएमपी इलाके में, बीबीएमपी इलेक्शंस में 10,000, 6,000 हमने जिस जगह एक वार्ड में वोट लिया है और जिस जगह डीजे हल्ली, केजे हल्ली के बाद के हालात में हमने सर्विस दिए है, हमने उनके दिलों को और उनके आंसुओं को हमने साफ किया है, उनको रहमदिली, गमखारी का काम किया है। ऐसी जगह में कोविड के मौके पर, लॉकडाउन के मौके पर हमने अपने घरों को, अपनी बीवी बच्चों को हमने नहीं देखा। हमने वो मैयतों को हमने हाथों में लिया। इसलिए भी लिया, हमें यह भी मालूम था कि हमारी भी जान है, हम भी जीना चाहते हैं, हमें भी जिंदगी क्या चीज मालूम है। लेकिन ऐसे वक्त में हमने जो कुर्बानियां दी हैं, वो कुर्बानियां आप याद रखेंगे। मुझे उम्मीद है कांग्रेस, कितने कांग्रेस के लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे मोहब्बत करते हैं, मुझे बात कर रहे हैं, मुझे हिम्मत दे रहे हैं। जेडीएस के लोग भी मुझे साथ दे रहे हैं। लेकिन चंद लोग ऐसे होते हैं जो ब्रांडेड होते हैं, उनको अपनी रेस्पेक्ट का, अपनी इज्जत का, अपनी अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा हिसाब किताब होता है। 15 साल से जो खा के पी के जो इन्फ्लुएंस हो गया है, उसको क्लियर करने के लिए, उसको प्रोजेक्ट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मैं हर गली गली गया हूं, हर आलिम से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, हर एक छोटे वोटर से मिलने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी अपील है, पूरे बेंगलुरु में 28 असेंबलीज में से सिर्फ 2 असेंबलीज में, क्या आपको मैं नहीं चाहिए? एसडीपी आपको नहीं चाहिए? या एसडीपी फलते फूलते आप देखना नहीं चाहते? क्या दोबारा क्राइसिस नहीं आएगा? क्या दोबारा फ्लड नहीं आएगा? क्या सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है? सेल्फलेस सर्वेंट्स की आपको जरूरत नहीं है? क्यों आप तवज्जो नहीं देते? क्यों आप सर जोड़कर इसके ताल्लुक से नहीं बैठते? अगर हम 20 जगह हम कंटेस्ट करते तो पूरे लोग वावेला मचाते और 20 से 10 लाने की कोशिश करते, 10 से 5 बनाने की कोशिश करते। लेकिन हम इतना सब सोच के हम 2 पे कंटेस्ट कर रहे हैं। और यह भी है, एक पॉलिटिकल पार्टी को एक मौका जो मिलता है वो 5 साल में एक मर्तबा मिलता है। और वोट को इकट्ठा करना हमारी जिम्मेदारी है, पार्टी के ग्रोथ के लिए भी जिम्मेदारी है। इतनी कुर्बानी हम दे दिए कि पार्टी को बाजू रखो, हमारे ग्रोथ को बाजू रखो, रिप्रेजेंटेशन की तरफ तवज्जो दो। विधानसभा के अंदर अगर एक सीट कांग्रेस को जरूरत पड़ेगी तो मेरी पहली सीट होगी जो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। ये पोस्ट इलेक्शन होगा, आप हजारों के वोट मुझे देंगे, मुझे रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे, फिर अगर कांग्रेस को मेरी जरूरत पड़ेगी जरूर मैं सपोर्ट करूंगा। उस वक्त में सपोर्ट करने के वक्त में मैं आपको डिमांड करूंगा कि मुझे सर्वज्ञ नगर में हाई स्कूल चाहिए, सर्वज्ञ नगर में पीयू कॉलेज चाहिए, सर्वज्ञ नगर में फ्लाईओवर चाहिए, सर्वज्ञ नगर में ट्रैफिक का डिसिप्लिन चाहिए, मदरसों की हिफाजत चाहिए, उलमा का रेस्पेक्ट चाहिए। जो वेंडर्स स्ट्रीट्स में हैं उनको 500 रुपए डेली देना पड़ता है। एक एक पुलिस वाला कितना हरास करता है। ड्रग्स का कितना बड़ा मामला है, कितना कल्चर हमारा खराब हो रहा है। क्या हमारे नौजवानों की काउंसलिंग की जरूरत नहीं? स्टूडेंट्स को कैरियर गाइडेंस की जरूरत नहीं? जॉब फेयर की जरूरत नहीं? पाक पानी की जरूरत नहीं? रास्ते की जरूरत नहीं? फिर कैसी जिंदगी हम गुजार रहे हैं? एक स्लम में जिंदगी गुजारने की ऐसी कौन सी मजबूरी है? आइए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपका आदमी हूं। एसडीपी आपकी है। वोट बटोरना हमारा मकसद नहीं है, किसी की पीठ पीछे बात करना भी हमारा मकसद नहीं है। हम खुल के आपके सामने हैं, हमारा दिन भी वही है, हमारी रात भी वही है, हमारी जिंदगी पूरी आपके सामने है। उलमा से,
अमायदीन से, मेरे दलित भाइयों से, क्रिश्चियन भाइयों से, तमाम खवातीन से, तमाम फर्स्ट टाइम वोट करने वाले मेरे जिम्मेदार भाइयों से, नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस मर्तबा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हिम्मत के साथ, विजडम के साथ सर्वज्ञ नगर में सीरियल नंबर 6 को, गैस के सिलेंडर को आप बटन दबाइए, फिर देखिए आपका कितनी आपका रेस्पेक्ट रहेगा। आपके कौन से मसले को हल करने के लिए क्या लेवल की कुर्बानी मैं दूंगा, मेरे कोलीग्स देंगे, मेरी पार्टी देगी और मेरी आइडियोलॉजी देगी। तो इसलिए मैं एक और मर्तबा सर्वज्ञ नगर के एक एक वोटर से, एक एक उलमा से, एक एक नौजवान से, एक एक खानदानी जिम्मेदार से, एक एक मेरी बहन से, मेरी मां से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे दलित भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 10 तारीख को होने वाले इन इंतखाबात में पूरी तरफ तवज्जो देके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप अफवाहों पर कान ना धरें, कान में आकर जो बोलते हैं उसको ना धरें। आप अपने आंखों से देखें मैं क्या हूं, मेरी पार्टी क्या है, मेरी कैडर्स की कुर्बानियां क्या है और वहां का सोशल इंजीनियरिंग क्या है, फार्मूला क्या है, कितने वोट हैं, कितने वोट ले सकते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यह भी बार बार बताया जा रहा है कि इतने मुसलमान खड़ गए, कितने भी मुसलमान खड़ने दो, कितने भी मुसलमान खड़ने दो, उनको राइट है खड़ने के लिए, लेकिन आपका निशाना किधर होना चाहिए? जिताने का निशाना जीतने वाले के साथ होना चाहिए, जो काम करता हो, जो काम किया हो, जो पार्टी ना बदला हो, जो मतलब के लिए किसी के खिलाफ ना बोलता हो, ऐसे लोगों को आप सपोर्ट कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही सिंसियरिटी के साथ इस तरफ आप तवज्जो देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हन्नान भाई, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने अपना इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट किया था उन्होंने एक स्लोगन दिया था, चेंज वी बिलीव इन। बहुत ही सक्सेसफुल रहा क्योंकि उनको लगा था कि उससे पहले के जो वहां के प्रेसिडेंट है उन्होंने लोगों के लिए काम नहीं किया है, तो बड़ी अक्सरियत से वो जीते थे। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।